नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। बड़ी लंबी अंडर परफॉर्मेंस हो गई है इस स्टॉक की तरफ से, कुछ खास हो ही नहीं रहा है इस स्टॉक में, निवेशकों का पैसा बन ही नहीं रहा है। इनफैक्ट ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, रिलायंस, TCS और HDFC बैंक तो अब पैसा बना रही है, बाकी ये तीन बड़ी कंपनियां तो पैसा नहीं बना रही, चाहे वो इन्फोसिस ही क्यों ना हो। हालांकि नई ऐसी बहुत सी कंपनियां बन गई जो अब बहुत बड़ी हो गई हैं, जैसे कि ICICI बैंक, भारती एयरटेल, इन्होंने बहुत पैसा बनाया है इसीलिए बहुत बड़ी बन चुकी हैं अभी ये। बट पहले जो होती थी आज से 1 साल पहले वो यही थी, रिलायंस था, TCS था, इन्फोसिस था, HDFC बैंक था। इन कंपनीज ने नोटिस करें तो कुछ खास परफॉर्म किया नहीं है। इनकी अपेक्षा एयरटेल 11-12 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे पहुंच गया। आप देखिए ICICI बैंक को देखिए, वो 10 लाख करोड़ के पार निकल गया। HDFC बैंक तो खैर था ही पहले से बहुत बड़ा और अभी और बड़ा हो गया है। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस के लिए 29 अगस्त पहली बात तो एक बड़ा दिन है, क्योंकि कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग है 29 अगस्त को। अब कैसी रह सकती है ये एनुअल जनरल मीटिंग, एक बार मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है रिपोर्ट में वो शेयर करना चाहूँगा। RIL's underperformance comes amid subdued Nifty on the back of Trump tariff concern and overall weak April-June quarter earnings. The 50 stock index had shed 350 points or 1.4% as of Wednesday since July 18, when RIL declared its result. Decoding Reliance weakness on the daily chart, Dhrumil Vithlani, technical research analyst at Bonanza, said that Reliance Industries shares are hovering near a key horizontal support zone of rupees 1380 to 1375. तो ये एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं सपोर्ट है, which has been tested multiple times in recent session. The RSI at 36.88 indicates the stock is in oversold territory, but no clear reversal signal has emerged yet. तो कंपनी सपोर्ट के पास है, बहुत बार सपोर्ट ले चुकी है। RSI इंडिकेट कर रहा है कि ओवरसोल्ड है, बट अभी तक कोई रिकवरी के संकेत नहीं आ रहे हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। बाकी टेक्निकल्स इन्होंने बहुत सारे शेयर करे हैं। टेक्निकल लेवल्स पे इन्होंने कहा है कि 1375 के नीचे ब्रेकडाउन की बात करी है, जो कि प्रेशर एक्सीड कर सकता है 1320 से 1300 रुपये तक। रेजिस्टेंस 1408 पे बता रहे हैं, फॉलोड बाय 1423। इन केस 1423 ब्रेक होता है तो फिर एक ब्रेकआउट आ सकता है। तो ये इन्होंने ओवरऑल कहा है, जो कि टेक्निकली एक्सपर्ट की बात करें तो टेक्निकल एक्सपर्ट की। अब रिलायंस के स्टॉक में एक्चुअली में नंबर्स परफॉर्म कर नहीं रहे हैं, क्योंकि जो इनका ऑयल टू केमिकल बिजनेस है वो अच्छा नहीं कर रहा है, बड़े लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस आ रही है। अच्छा क्या कर रहा है? अच्छा कर रहा है इनका जियो बिजनेस, इनका रिटेल बिजनेस, ये अच्छा कर रहा है। बट इनका जो मेन तेल का काम था वो अच्छा नहीं कर रहा है। कच्चे तेल के दाम भी आपने देखा है नीचे हैं। हालांकि एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था कि अगले साल क्रूड की डिमांड लौट सकती है या बढ़ सकती है, और क्रूड का प्रोडक्शन कट किया जा सकता है, जिसकी वजह से प्राइस महंगा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली रिलायंस या फिर इसकी जैसी कंपनियां, रिफाइनरी कंपनियों के लिए पॉजिटिव होगा, लेकिन ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट के लिए वो नेगेटिव हो सकता है। लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा। रिलायंस की बात करें तो 1373 पे ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल्स तो वीक साइड पे ही दिख रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा, मुझे तो लगातार वन साइडेड फॉल ही फॉल दिख रहा है। पॉसिबिलिटीज है, अगर स्टॉक जिस हिसाब से चल रहा है चलता चला गया तो नीचे ही जा सकता है। मेरा तो मानना ये है कि जब तक 1420 के ऊपर ना निकल जाए, तेजी के बारे में अभी ना सोचें। टेक्निकल्स की पर्टिकुलरली बात करूं तो नीचे के लिए पूरी जगह खुली हुई है, क्योंकि लगातार लोअर लो लग रहे हैं। तो एक बार 1420 निकलेगा तो फिर ये जो लोअर लोस की समस्या है वो खत्म होगी, एंड देन उसके बाद हम सोच सकते हैं तेजी के बारे में। उससे पहले मुझे नहीं लगता सोचना चाहिए। बाकी 18 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है इस कंपनी का करंट सिचुएशन में देखा जाए तो। और नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स उतने खास दिख नहीं रहे हैं। हालांकि जियो और रिटेल अच्छा कर रहा है, बट जियो ने भी अपना इतना बड़ा बेस कर लिया कि अब यहाँ से कोई बड़ी ग्रोथ या दमदार ग्रोथ नहीं दिखती है। वैल्यू अनलॉकिंग के बारे में इस AGM में कुछ आता है या नहीं आता है वो देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा, स्पेशली जियो में ही, कि क्या जियो एंटिटी को अलग से लिस्ट करने की तैयारी कर रही है कंपनी। अगर ऐसा कुछ होता है तो निवेशकों का पैसा डेफिनेटली बनेगा। जैसे आपने देखा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में बना, वैसे ही मुझे लगता है जियो में भी बनना चाहिए। एंड रिटेल कारोबार को लेकर क्या कहती है कंपनी वो देखना भी बड़ा ज़रूरी होगा।
करंट सिचुएशन में देखें तो 22-23 के पीई पे स्टॉक ट्रेड करता है। वैल्यूएशन टर्म्स में तो कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई महंगा या सस्ता है, न्यूट्रल साइड पे ही बोलूंगा मैं, क्योंकि आप उसे तेल कंपनी भी नहीं कह सकते हो जो सस्ते वैल्यूएशन दें, ना आप उसे ये कह सकते हो कि भैया जियो महंगे वैल्यूएशन दो। तो वो मिक्सअप है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके लिए उसको वैल्यूएशन समझ में नहीं आता कहाँ देने चाहिए कहाँ नहीं। कंपनी की बात करें तो करीब 30,700 करोड़ का मुनाफा दिख रहा है आपको कंसोलिडेटेड बेसिस पे, बट इसमें एशियन पेंट के जो शेयर्स बेचे थे इस क्वार्टर में उसका भी एडजस्टमेंट है। अदर इनकम आप देख सकते हैं करीब 15,000 करोड़ की दिख रही है, जिसमें एक्सेप्शनल 8,900 करोड़ है। तो ये हटाओगे अगर आप तो मुनाफा 21,000 करोड़ के करीब रह जाएगा, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 22,600 करोड़ से घटकर आया है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप कंपेयर करोगे तो 17,445 करोड़ से बढ़कर आया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं अभी करंट सिचुएशन में, तो प्रमोटर्स 50% ओन करते हैं, FIIs 19.21%, DIIs 19.72% और पब्लिक के पास मात्र 10.84% का स्टेक है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स लगभग 44,35,756 है। बड़ा मामला है भाई साहब। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।